जय हिंद प्यारे साथियों, हिंदी का एक और प्रैक्टिस सेट हम करने वाले हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024, यूपीएसआई एसएससी जीडी, ये यूपी ट्रिपल एससी का हर वो एग्जाम स्टेनो हो या क्लर्क जहां पर हिंदी आती है, बहुत उम्दा और सफिशियंट रहने वाला है। इसमें 3-4 फायदे होते हैं। सबसे बढ़िया फायदा तो इसमें ये है कि आपने जो भी कॉन्सेप्ट हिंदी का पढ़ा है वो रिकॉल हो जाता है, आपको उसका बढ़िया सा रिवीजन हो जाता है। दूसरा इसमें ये हो जाता है कि सवाल किस तरीके से बनते हैं और कैसे पूछे जाते हैं, मार्क आप सही से करने लगते हो। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा इसमें ये मिलता है प्रैक्टिस करने में कि आपके नंबर इंक्रीज हो जाते हैं, आपकी गलतियां कम हो जाती हैं और नंबर बढ़ते रहते हैं। ये आपको पता भी नहीं चलता कब हो जाता है और आप पूरे पूरे नंबर मारने लगते हो। ये कह रहा है निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है। निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है, तो कंठ वर्ण हमसे पूछा जा रहा है। कंठ क्या होता है? आप कहोगे कंठ वर्ण वो होते हैं जो क वर्ग के होते हैं। कंठ वर्ण कौन से होते हैं दोस्त? जो क वर्ग के होते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं क वर्ग में कौन कौन से आते हैं, तो आप कहोगे इसमें आ जाता है क, ख, ग, घ और ण, ये हो जाता है। और इसके साथ साथ और आता है जिसको हम बोलते हैं छोटा वाला आ और बड़ा वाला आ। ये दोनों भी मेरे दोस्त किस में आ जाते हैं? ये क वर्ग में आ जाते हैं। तो आप कहोगे हमें तो इसका आंसर मिल गया सर जी, इसका आंसर तो हमको मिल चुका है। बोले कौन सा इसका आंसर है? तो आप कह दोगे छोटा वाला जो आ है ये हमारा क्या बनेगा, इसका आंसर बन जाएगा, इसका आंसर बनेगा। जबकि आप यहाँ पर ई और ई देखोगे तो ये तालव्य होते हैं। कैसे होते हैं दोस्त? ये तालव्य होते हैं, यानी च पूरा का पूरा च वर्ग और प्लस ई और ई, ये दोनों तालव्य होते हैं। और ऊ जो होता है हमारा ये ओष्ठ्य हो जाता है। ये क्या होता है? ये ओष्ठ्य हो जाता है दोस्त। काम खत्म, पैसा हजम, लेना देना कुछ ना, आओ कभी हवेली पे। अगले पर आ जाते, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। आराम से आंसर देना है, गलती नहीं करनी है दोस्त, गलती नहीं करनी है। गलती सुधारने का यही एक तरीका है, उसके बाद फिर पता नहीं क्या होगा। क्या कह रहा है इसमें? इसमें हमसे कहा जा रहा है कि निम्न में से योग ऋण शब्द है। योग ऋण शब्द हमसे पूछा जा रहा है। योग ऋण शब्द क्या होता है? तो आप कहोगे दो भाषाओं से मिलकर बना हुआ कोई शब्द, दो भाषाओं से मिलकर बना हुआ कोई शब्द किसी तीसरे शब्द की तरफ इंगित करता है तो उसको हम योग ऋण कहते हैं। और ऐसा कौन सा है? बीड़ा बाड़ी। बीड़ा अलग भाषा का शब्द है और बादनी अलग भाषा का शब्द है। तो ये क्या बनेगा? अलग अलग भाषाओं से मिलकर एक शब्द बना है जो बीड़ा बाड़ी, जो बीड़ा बजाते हैं भगवान, उनको इंगित कर रहा है। तो आपका आंसर मिल गया होगा कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। बीड़ा बादनी इसका क्या है भाई? आंसर हो जाएगा। और योग ऋण कौन से होते हैं? जो दो भाषाओं से मिलकर बनते हैं और किसी तीसरे शब्द का निर्माण करते हैं, तीसरे शब्द का निर्माण करते हैं, तो उसी को दोस्त हम क्या बोलते हैं? उसको हम योग ऋण बोल देते हैं। आगे आ जाते हैं, सवाल नंबर अगला। और ऋण शब्द कौन से होते हैं? ऋण शब्द वो होते हैं जिनमें लिंग वचन कारक और काल के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, उसको हम क्या बोलते हैं? ऋण शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? ऋण शब्द बोलते हैं। अगले में क्या कह रहा है? अगले में हमसे कहा जा रहा है कि महात्मा शब्द में कौन सा समास है। महात्मा शब्द में कौन सा समास है, ये हमसे पूछा जा रहा है। अगर आप इसको तोड़ोगे महात्मा को, जब आप महात्मा को तोड़ोगे तो ये बनेगा महा, या ऐसा कह सकते हो महान है जो आत्मा। महान है जो आत्मा, जो आत्मा क्या बनेगा दोस्त? जब आप महात्मा को तोड़ोगे तो इसमें टूटेगा महान है जो आत्मा। और मैंने आपको कई बार बताया है कि जिस शब्द को विग्रह करते वक्त आपको है जो या फिर के समान आपको उच्चारण में मिल जाए, इन दोनों में से कोई एक, या तो फिर ये वाला या फिर ये वाला, तो आप समझ जाना कि वहां पर कर्मधारय समास हो जाता है। क्या होता है दोस्त? वहां पर कर्मधारय समास हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप कहोगे द्विगु क्या होता है? मैंने कहा था कि जो पहला पद या पूर्व पद जो होता है वो संख्यावाची होता है। कैसा होता है दोस्त? वो संख्यावाची होता है। प्लस जो बाद का शब्द होता है या पद होता है उसमें कोई अंग नहीं होना चाहिए, शरीर का कोई अंग नहीं होना चाहिए। यानी अंग में अगर लिख दूं कि अंग नहीं होना चाहिए, और चाहे कुछ भी हो जाए, जैसे चौराहा, दोराहा, तिराहा, चौमासा, समझ रहे हो, ये कुछ भी हो जाए तो वहां पर क्या बनेगा? द्विगु बन जाएगा। अगर किसी संख्या के बाद शरीर का कोई अंग आ जाता है तो वो बहुब्री में चला जाता है। जैसे दशानन, 10
और प्लस आनंद, आनंद मतलब सिर, दशानन जिसके 10 सिर हैं यानी कि रावण, तो वहां पर बहुब्री चला जाएगा। बस अंग नहीं होना चाहिए, संख्या शुरू में हो, और उसके अलावा चाहे जो भी हो अंग के अलावा, तो वहां पर द्विगु हो जाएगा। अव्यय भाव में क्या होता है कि इसका जो पूर्व पद होता है वो कैसा होता है, वो उपसर्ग होता है, वो उपसर्ग होता है, जैसे अति, उप, इस तरीके के, या परि, ये सब क्या होते हैं भैया, उपसर्ग लगे हुए होते हैं, वहां पर अव्यय भाव समास होता है। इसमें पूरे संपूर्णता का भाव होता है। क्या होता है इसमें, संपूर्णता का भाव होता है। जब भरपेट, भरपेट में क्या, भर और पेट, पर भरा हुआ पेट, दिनों दिन, रातों रात, इस तरीके से। और द्वंद्व में क्या होता है, इसमें दो शब्द होते हैं और दोनों शब्द ही क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों ही एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे भाई बहन, जैसे भाई और बहन, और इसके बीच में योजक चिन्ह होता है। भाई बहन, माता पिता, माता पिता, इस तरीके से, है ना। पुण्य और पाप, पुण्य और पाप एक दूसरे के विपरीत हैं, योजक चिन्ह है, और दोनों ही पद क्या है, प्रधान है। तो वहां पर क्या हो जाता है, द्वंद्व समास हो जाता है। ऑप्शन नंबर इस वाले का सी था। महात्मा में कौन सा समास हो जाएगा, तो आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। पूरा काम खत्म हो गया इसका। अगले पर आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला आओ कभी हवेली पे, तो बताएं कुछ और क्या कह रहा है भाई इसमें। इसमें हमसे कहा जा रहा है कि लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। लुटेरा शब्द में, लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय हमसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है दोस्त, हमसे प्रत्यय पूछा जा रहा है कि इस लुटेरे में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा। तो लुटेरे को जब आप तोड़ोगे तो ये बनेगा लूट प्लस एरा, लूट प्लस एरा, ये बनेगा लूट प्लस एरा, एरा। और प्रत्यय क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रत्यय क्या होता है, तो आप कहोगे एक मूल शब्द होता है किसी भी शब्द में, और उसके बाद में जो लगता है उसी को हम प्रत्यय बोलते हैं, और पहले जो लगता है उसी को हम उपसर्ग बोलते हैं। बात समझ में आई तो बोलो हाँ, बात समझ में आई तो बोलो हाँ। हमसे क्या पूछा जा रहा है, प्रत्यय पूछा जा रहा है। मूल शब्द इसमें क्या है, लूट, और प्रत्यय इसमें क्या बनेगा, एरा। तो ये बनेगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एरा इसमें क्या बन जाएगा, प्रत्यय बन जाएगा। ठीक है भाई, अगले पर आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला हल्का ही था, ज्यादा कुछ खास भारी नहीं था, लेकिन ये तब हल्का लगेगा दोस्तों आपको जब आप प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये आपको भारी ही लगने वाला है। क्या कह रहा है इसमें, बाप का संबंध वाचक संज्ञा रूप होगा। बाप का संबंध वाचक संज्ञा रूप होगा। बाप का संबंध वाचक संज्ञा रूप होगा। इसका संज्ञा रूप क्या बनेगा, बाप का संज्ञा रूप आपको बनाना हो तो आप क्या बनाओगे, ये भाव में जाएगा, और भाव में जब जाएगा तो बनेगा बपोती। क्या बनेगा दोस्त, बपोती बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बपोता नहीं बल्कि बपोती बनेगा। अगले पर आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा दोस्त इसमें, इसको भी मिटाते हैं फिर करते हैं। ये कह रहा निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन करना है, यानी हमें जो वाक्य सही है वो हमको बताना है। आप आराम से बता दोगे, एक घूंट में पानी पी लूं और आप इसका आंसर फटाफट दे दो। आप इसका आंसर फटाफट दे दो, ठीक है भाई। क्या बनेगा इसमें, रेखा ने भोजन कर ली है। भोजन कर ली है, नहीं भाई ये आंसर नहीं होगा। रेखा भोजन की ली है, की ली है, नहीं भाई ये इसका तो कोई राइमिंग ही नहीं बनता। रेखा भोजन कर ली, भोजन कर ली, नहीं भाई। रेखा ने भोजन किया है या कर लिया है, अगर ये भी लिखोगे इसमें कि रेखा ने भोजन कर लिया है तब भी ठीक होगा, और रेखा ने भोजन किया है ये भी ठीक होगा। तो आंसर आपको मिल गया होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले पर आ जाते हैं। ऐसे शुद्ध वाक्य जब आपसे पूछे जाए तो आप उसका उच्चारण किया करो, उसका प्रोनाउंसिएशन किया करो, उसको वाक्य को पढ़ा करो। पढ़ के हमें पता चलेगा कि हमारे पढ़ने पर उसकी राइमिंग ठीक आ रही है तो वो हमारा वाक्य ठीक है, और कहीं भी थोड़ी ऊंच नीच हो रही है या गड़बड़ हो रही है तो वही हमारा गलत हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है भाई, रामायण सुंदर रचना है, इस वाक्य में सुंदर किस प्रकार का विशेषण है। क्या कह रहा है इसमें, हमसे कहा जा रहा है कि रामायण सुंदर रचना है, ये वाक्य है अपने पास, और इसमें कह रहा है कि वाक्य में जो सुंदर है ये किस प्रकार का विशेषण है।
ये किस प्रकार का विशेषण है हमसे पूछा जा रहा है। तो मैं आपसे अगर ये कहूं कि सुंदर है, तो देखो किसी में सुंदरता का भाव होना या किसी में बुरेपन का भाव होना, तो ये सब चीज किसको दर्शाते हैं? तो आप कहोगे ये उसका एक गुण है। जैसे आपके अंदर कोई अच्छी आदत है तो आपका ये गुण है, आप सुंदर दिखते हो तो आपके अंदर ये गुण है, आपकी बुरी आदत है कोई तो वो आपके अंदर गुण है। तो जरूरी नहीं कि जो अच्छी चीजें होती हैं वही गुणवान होती हैं, बल्कि गुण का मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर भाव को दर्शाता है। वो भाव वो कैसा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी, सुंदर भी, बेकार भी। तो रामायण सुंदर रचना है, तो रामायण कैसी रचना है भैया? सुंदर। तो उसका रामायण का ये कैसा गुण है? तो आप कहोगे ये एक गुणवाचक विशेषण बन जाएगा। सुंदर क्या बनेगा? एक विशेषण बनेगा। और कैसा विशेषण बनेगा? तो आप कहोगे गुणवाचक बन जाएगा। क्या यहाँ पर किसी संख्या की बात हुई थी? नहीं भाई। क्या यहाँ पर कुछ मापा तोला जा रहा था? बोले नहीं भाई। क्या यहाँ पर यह वह कुछ है? नहीं भाई। जब ऐसा कुछ नहीं है तो एक ही ऑप्शन अपने पास बचता है, ऑप्शन नंबर डी, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है भाई, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले पर आ जाते हैं, सवाल नंबर अगला। इतनी बात पक्का है आपकी समझ में आई होगी, अगर आई है तो बोलो हाँ। ठीक है भाई, बात समझ में आई तो बोलो हाँ। क्या कह रहा है इसमें? इसमें कह रहा है हमसे कि उसे उस विकल्प का चयन कीजिए जो क्रिया के भेद वाले सही विकल्प हैं, जो क्रिया के भेद वाले सही शब्द हैं। चलो भाई पढ़ लेते हैं इसको एक बार। इसमें कह रहा है कि राधा ने गाय को चारा खिलाया। राधा ने गाय को चारा खिलाया, इसमें नाम धातु क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है या फिर कृदंत क्रिया है। तो यहाँ पर जो प्रेरणार्थक होती है वो खुद काम ना करके किसी दूसरे से काम करवाता है। तो राधा ने गाय को चारा खिलाए तो खुद ही कर रहा है, तो इसमें ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। दूसरा, नाम धातु क्रिया क्या होती है भाई? जिसके बाद में क्या हो, कोई सर्वनाम निकल के आ जाए तो वो नाम धातु क्रिया हो जाती है। क्या यहाँ पर ऐसा कुछ है? नहीं है भाई। फिर कह रहा हमसे कृदंत। कृदंत क्रिया क्या होती है? कृदंत क्रिया वो होती है जो जिसमें प्रत्यय लगा हुआ होता है। जिस क्रिया में प्रत्यय लगा हुआ होता है उसको हम कृदंत प्रत्यय बोलते हैं। क्या ऐसा कुछ है? बिल्कुल नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बनता है, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। इसमें बनेगा द्विकर्मक क्रिया। कैसा? इसमें दो कर्म है। आप यहाँ पर देखो तो एक तो गाय यहाँ पर कर्म हो जाता है और दूसरा क्या है? चारा। अगर आपसे मैं राइमिंग करवाऊं किस तरीके से कि राधा ने गाय को चारा खिलाया, किसको खिलाया? तो आप कहोगे गाय को खिलाया, तो एक कर्म तो ये हो गया। क्या खिलाया? चारा खिलाया, दूसरा ये हो जाता है। तो इसमें आप देखोगे तो दो कर्म हो जाते हैं, और जहां पर दो कर्म होते हैं तो वहीं पर क्या बनता है? वहीं पर बन जाता है द्विकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले पर आ जाते हैं। कृदंत एक प्रत्यय होता है, ना कि क्रिया होती है। समझ गए भाई? अगले पर आ जाते हैं। क्या कह रहा है इसमें? इसमें कह रहा है हमसे कि कल्प वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है, हमसे पूछा जा रहा है। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है, तो नहीं वाला हमें बताना है। तो आप देखोगे कल्प वृक्ष का जो पर्यायवाची है वो कल्प तरु भी होता है, पारिजात भी होता है, सुर तरु भी होता है, और इसका एक और हो जाता है, मैं यहां पर लिख देता हूं, इसका होता है कल्पद्रुम। कल्पद्रुम। कल्पद्रुम भी क्या है मेरे दोस्त? इस कल्प वृक्ष का पर्यायवाची हो जाता है, लेकिन अमृत तत्व नहीं होता। अमृत तत्व नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी का आंसर हो जाएगा। नहीं वाला हमसे पूछा था, तो ऑप्शन नंबर डी का बिल्कुल सही हो जाएगा। ये कई बार पूछा गया है, इसको नोट डाउन कर लेना। क्या बनता है भाई? कल्प तरु भी बनता है, पारिजात भी बनता है, और सुर तरु भी बनता है, और कल्प द्रुम भी बन जाता है। कल्प द्रुम भी बन जाता है, ऊ की मात्रा लगा लेना। अगले पर आ जाते, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। इसमें क्या कहा गया? भूगोल का विपरीतार्थक शब्द है। भूगोल का हमसे क्या पूछा जा रहा है? विपरीतार्थक पूछा जा रहा है। भूगोल का विलोम पूछा जा रहा है। तो भूगोल का जो विलोम होता है दोस्त वो खगोल होता है। क्या होता है भाई? खगोल होता है, ना कि इतिहास। इतिहास मत लगाना, ये गलत जवाब है। इतिहास नहीं होता। क्या होता है दोस्त? खगोल हो जाता है, भूगोल का विपरीत। अगले पर आ जाते, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। यहां तक बात समझ में आई तो बोलो हाँ। इसमें कह रहा है हमसे जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है, जो व्याकरण को अच्छी तरह जानता है उसको हम क्या बोलते हैं भाई? उसको क्या बोलते हैं? तो आपका आंसर आना चाहिए, उसको बोलते हैं व्याकरण। उसको बोलते हैं व्याकरण। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
व्याकरण होता है, स्पेलिंग को देख लेना इसकी, इसकी यही स्पेलिंग होती है, बै पे दो मात्राएं होती हैं, ये आ का डंडा और कर्ण इसमें बन जाता है। तो व्याकरण क्या बनता है भाई, इसका आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले पर आ जाते हैं, क्या कह रहा है भाई इसमें, इसमें कह रहा है हमसे, उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है। उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है, ये हमारा इतना वाक्य हो जाता है। उसने टेढ़ी चाल चली, उसने टेढ़ी चाल चली, जो काम स्वयं करता है उसको हम कर्ता बोलते हैं, और जो किसी दूसरे का उसका प्रभाव पड़ता है उसे कर्म बोलते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखोगे, ऑप्शन से इसका आंसर ढूंढते हैं, देखो यहाँ पर कर्म कारक दे रखा है। आप जानते हो कर्म की विभक्ति क्या होती है, वो को होती है, या इसको आप ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो, इसको आप ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो, तो गलत नहीं होगा। संबंध में क्या होता है, इसमें का की के होता है, का की के हो जाता है, ऐसा कुछ है नहीं है इसमें। फिर अधिकरण में क्या होता है, मैं पर ऊपर हो जाता है, जैसा मैं पर होता है, और ऊपर भी इसमें आता है, क्या आता है, ऊपर भी इसमें आ जाता है। क्या इसमें कुछ ऐसा है, नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर कर्ता हो जाएगा, कर्ता की जो विभक्ति होती है दोस्तों वो न हो जाती है, तो कर्ता ने, ये इसकी विभक्ति होगी। तो उस ने, यहाँ पर आप उसको तोड़ोगे तो ये बनेगा उसने टेढ़ी चाल चली। इसमें जो कर्ता है वो स्वयं काम कर रहा है, इसमें स्वयं काम कर रहा है, और जब कर्ता स्वयं काम करता है तो वहां पर क्या बनता है, वहां पर कर्ता कारक बन जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे जब आप कंफ्यूज आ जाओ तो ऐसे छांट लेना, आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि बाकी चीजें आपको अच्छे से पता होंगी। अगले पर आ जाते हैं, क्या कह रहा है इसमें, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। देखो मैंने इसकी पहचान आपको बताई थी, अगर आप क्रिया से इसको पहचानोगे तो यहां लिखना होता है, होता है। अगर होता है राइमिंग सही आती है तो ये पुल्लिंग बन जाता है। अगर ये होती है, होती है अगर ये आता है तो इसकी राइमिंग स्त्रीलिंग में बन जाती है। होता है तो पुल्लिंग, होती है तो स्त्रीलिंग। जैसे संतान होती है तो ये स्त्रीलिंग बन जाएगा, सवारी होती है तो ये स्त्रीलिंग बन जाएगा, भेड़िया होता है तो ये पुल्लिंग बन जाएगा, बुलबुल होती है तो ये भी स्त्रीलिंग बनेगा। इसमें कह रहा है स्त्रीलिंग नहीं है, तो आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा कि इसमें ही क्या है, एक भेड़िया पुल्लिंग बन जाएगा, ना कि स्त्रीलिंग बन जाएगा। अगले पर आ जाते हैं, बात समझ में आई तो बोलो हाँ, बात समझ में आई तो बोलो हाँ। क्या कह रहा है भाई इसमें, इसमें हमसे कह रहा है कि राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है। राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है। आप यहां पर देखोगे, थोड़ा सा इसको अगर दिमाग से पढ़ोगे तो आपको इसका जवाब मिलेगा। राम खाता होगा, राम खाता होगा, तो आप सोच रहे हो राम खाता होगा, संदिग्ध हो रहा है, ठीक है भैया, तो इसमें सामान्य भविष्य नहीं होगा, भूत की तो बात ही नहीं हो रही है। अब इन दोनों पर आ जाते हैं। मैं आपसे खुद ही पूछता हूं कि आप जब इस तरह के सोचोगे कि यार राम खाता होगा या नहीं खाता होगा, तो आप इन फ्यूचर सोच रहे हो ना, आप इन फ्यूचर सोच रहे हो, तो आपका आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर ए में, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, संदिग्ध भविष्य काल बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले पर आ जाते हैं, क्या कह रहा है भाई इसमें, इसमें कह रहा है निम्न में भाववाच्य बताइए, निम्न में भाववाच्य बताइए। मैंने आपको कई बार ये बात सिखाई है कि भाववाच्य में क्या होता है, इसमें कर्म मौजूद नहीं होता, इसमें कर्म नहीं होता है, और जिसमें कर्म नहीं होता वही क्या बनता है, भाववाच्य बन जाता है। और कभी कभी इसमें असमर्थकता का भी बोध होता है, जैसे माता जी से चला नहीं जाता, इसमें असमर्थकता होती है, निगेटिव का भाव होता है। लेकिन ऐसे कुछ वाक्य भी होते हैं जिनमें निगेटिविटी नहीं होती, लेकिन वो फिर भी कैसे होते हैं, भाववाच्य होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कर्म मौजूद नहीं होता, उनके अंदर क्या नहीं होता, कर्म यानी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट उनमें नहीं होता है, और जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है वही हमारे भाववाच्य बन जाते हैं। जैसे तुम फूल तोड़ोगे, अब यहाँ पर आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें कर्म है या नहीं, आप क्या लगा कर देख लो, तुम फूल तोड़ोगे, क्या तोड़ोगे, बोले फूल तोड़ोगे, तो इसमें तो कर्म है, कहाँ है, ये फूल है। तो अब चला जाए, अब चला जाए, क्या चला जाए, आपको तो पता ही नहीं क्या चला जाए, नहीं है, तो यही आंसर बनेगा हमारा, यही आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बच्चे खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं,
अरे कुछ तो खेल रहे होंगे, चाहे क्रिकेट, वॉलीबॉल, आपको जवाब मिल जाएगा इसका, भले इसमें नहीं है लेकिन आपको जवाब मिल जाएगा। वो खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे होंगे, कुछ भी खेल रहे होंगे, तो इसमें भी कर्म मौजूद है, इसमें भी कर्म है। लेकिन पुस्तक लिखी जाएगी, क्या लिखी जाएगी? बोले पुस्तक लिखी जाएगी, इसमें भी कर्म मौजूद है। इस वाले में नहीं है और इसमें कर्म नहीं होता है, भाववाच्य कहलाते। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। अगले पर आ जाते हैं। क्या कह रहा है इसमें? इसमें कह रहा है हमसे महाकाव्य में होता है। महाकाव्य में क्या होता है? तो आप कह दोगे महाकाव्य के अंदर जीवन का वृत्त चित्रण होता है। जीवन का वृत्त चित्रण, वृत्त मतलब बहुत बड़ा चित्रण, यानी उसकी चर्चा की जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही है। खंड नहीं होता है, ये इसका आंसर नहीं मिलेगा। दोहा छंद नहीं, दोहा और छंद तो अलग चीज होती है। उत्साह भाव, उत्साह भाव तो वीर रस का होता है। वीर रस का जो भाव होता है वो उत्साह होता है, इसका तो मतलब ही नहीं बनता। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले पर आ जाते हैं। अगले में क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है हमसे सूरदास को किस रस का सम्राट कहा जाता है? बड़ा अच्छा सवाल है। सूरदास को किस रस का सम्राट कहा जाता है? देखो सूरदास को दो लोग बहुत पसंद थे, एक तो यशोधरा और दूसरे हो जाते थे इसमें कृष्ण जी। दूसरे कृष्ण जी इसके हो जाते हैं, कृष्ण जी। और इनकी बाल्यावस्था में इनको ज्यादा पसंद करते थे। बाल्यावस्था में इनको ज्यादा पसंद करते थे। तो जब बाल्यावस्था में इनको ज्यादा पसंद करते थे, सूरदास जी बचपन से ही इन्हें प्रेम करते थे दोनों को, तो यहाँ पर आपको जवाब मिल गया होगा। अगर जब बचपन की बात चल रही है तो वात्सल्य रस हो जाएगा। कौन सा भाई? वात्सल्य रस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो सूरदास को किस रस का सम्राट कहा जाता है? तो वात्सल्य रस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले पर आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है निम्न में रीतिकाल का कवि कौन है? रीतिकाल का कवि कौन है? तो रीतिकाल के जो कवि है आप आराम से बता दोगे, बोले चिंतामणि है। इसमें तो कुछ याद करने वाली चीज नहीं है, ये साहित्य की बात है, आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, आपको याद करनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले पर आ जाते हैं। क्या कह रहा है भाई इसमें कह रहा है अशोक के फूल निबंध के रचयिता है। अशोक के फूल निबंध के रचयिता कौन है? हमसे पूछा जा रहा है। अशोक के फूल निबंध के रचयिता कौन है? ये हमसे पूछा जा रहा है। तो अशोक के फूल किसकी हो जाती है दोस्त? तो आप कहोगे भैया जी अशोक के जो फूल है ये एक निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। इनके और भी हो जाते हैं, जैसे पुनर्वा भी इनका एक हो जाता है भाई। पुनर्वा भी क्या है? एक इनकी रचना हो जाती है पुनर्वा। अशोक के फूल, अनाम दास का पोथा, अनाम दास का पोथा, ये भी इनकी रचना हो जाती है। पुनर्वा हो जाती है, अशोक के फूल हो जाती है, और भी इनकी रचनाएं हैं, अभी रिकॉल नहीं हो रही है। लेकिन अभी इतना जरूर लिख लो कि ये वाला जो है इनका पुनर्वा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोक के फूल, अनाम दास का पोथा, पुनर्वा, हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या है ये रचनाएं हो जाती है। ठीक है भाई, अगले पर आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। इसमें क्या कह रहा है? चांद का मुंह टेढ़ा के रचयिता है। चांद का मुंह टेढ़ा, ये क्या है? एक मुक्तिबोध इसके रचयिता हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कोई रटने वाली बात नहीं थी, इसको रटने वाली कोई बात नहीं थी। अगले पर आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। इसमें कह रहा है शकुंतला किसकी पुत्री थी? शकुंतला किसकी पुत्री थी? तो आप कहोगे वो थी विश्वामित्र की। किसकी भाई? विश्वामित्र की हो जाती है। अगले पर आ जाते हैं। रटने वाली कोई बात नहीं। अगले पर आ जाते हैं। क्या कह रहा है भाई? इसमें क्या कहा गया? इसमें कह रहा है किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया? किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया? तो आप यहाँ पर देखोगे, डेट को आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर 55 में दिया गया था, 64 में भी दिया गया था, 66 में, 62 में नहीं दिया गया था। बोले क्यों? क्योंकि यहाँ पर युद्ध चल रहा था। 1962 में चीन के साथ युद्ध चल रहा था, तो उस समय ये नहीं दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्त। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। बात समझ में आई हो तो बोलो हाँ,
आज के लिए इतना ही, बाकी बातें कल करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।